मैनेजर की पद पर तैनात हुए राकेश को अभी 4 साल ही हुए थे। राकेश बहुत ही मेहनती है। अपनी मेहनत के बल पर ही आज वो इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ गया। घर में बस दो ही लोग हैं, वो और उसकी पत्नी माया। अभी कोई बच्चा भी नहीं है। घरेलू छोटे मोटे कामों में माया की मदद के लिए एक नौकरानी है। उसकी मदद से माया सवेरे बढ़िया नाश्ता बनाती है, फिर दोनों मियाँ बीबी जम के नाश्ता करते हैं। राकेश ऑफिस चला जाता है और माया घर में ताला डालकर नौकरानी को साथ ले कभी बाजार तो कभी कहीं और सैर सपाटी को निकल जाती है, अथवा बाहर वरांडे में पड़े झूले पर बैठकर मैगजीन पढ़ती है। माया यदि कभी जाती भी है तो शाम को पति के आने से पहले वापस आ पति के साथ चाय पीती है। उसके बाद जितनी देर में राकेश नहा धो के फ्रेश होता है, उतनी ही देर में माया नौकरानी की मदद से फटाफट खाना बना लेती है। दो प्राणियों का खाना ही कितना बनना होता है। मोहल्ले के आस पड़ोस की औरतें अक्सर अपनी बातचीत में राकेश की पत्नी माया की दिनचर्या का जिक्र करती है कि इसके कितने मजे हैं। यहाँ तक कि ये खबरें उड़ते उड़ते मोहल्ले में रहने वाली समाज सेविका करुणा धवन तक पहुँच चुकी हैं। बस फिर क्या था, एक दिन करुणा धवन माया से मिलने जा पहुँची। माया अपने वरांडे के झूले पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। उसने उठकर करुणा धवन का स्वागत किया। कुशल क्षेम के बाद करुणा धवन ने पूछा, क्या पढ़ रही हैं माया जी? माया ने लेखक का नाम बताते हुए कहा, ये मेरे पसंदीदा लेखक हैं और इनका कोई पोस्ट मैं नहीं छोड़ती। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद करुणा ने पूछा, मैं एक समाज सेवी संस्था नारी कल्याण समिति की उपाध्यक्ष हूँ। हर समाज में किसी भी कारण से पीड़ित किसी भी महिला की मदद करने को तत्पर रहते हैं। इसके लिए हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, जिनके पास अतिरिक्त समय हो। अपने में मस्त रहने वाली माया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वह बस हाँ हूँ करती रही। इसी बीच नौकरानी चाय ले आई थी। चाय समाप्त होते होते करुणा जान गई कि उनकी किसी बात में माया को कोई रुचि नहीं है, तो फिर मिलने का वादा कर वह वहाँ से विदा हुई। परंतु वो करुणा ही क्या जो इतनी आसानी से हार मान ले। तीसरे ही दिन दोपहर में वह फिर आ धमकी। साथ में एक व्यक्ति और था। आज भी माया झूले में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। स्वागत के उद्देश्य से उठने लगी तो उस व्यक्ति ने वही बरामदे में पड़ी कुर्सियों में से एक खींचकर उस पर बैठते हुए हंसकर कहा, आप बैठी रहिए, असमय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे पवन कहते हैं। जिस संस्था यानी नारी कल्याण समिति की करुणा उपाध्यक्ष है, मैं उसी का अध्यक्ष हूँ। करुणा ने आपके बारे में बताया तो मैंने सोचा कि मैं भी मिल लूँ। माया ने नौकरानी से चाय लाने को कहा। हालचाल के बाद पवन जी अपनी संस्था की उपलब्धियों का बखान करने लगे, जो कि चाय आने के बाद भी और चाय के दौरान भी धारा प्रवाह जारी रही। माया दिलचस्पी न होने के बावजूद हाँ हूँ करती जा रही थी, पर थोड़ी ही देर में उसे ऊब और घुटन होने लगी। तभी राकेश अपने दफ्तर से किसी कारणवश रोज से पहले वापस आ गया। व्यस्त और अपने ही ख्यालों में गुम से नजर आ रहे राकेश ने करुणा वगैरह को बैठा देखा तो फिर किसी मुस्कुराहट से अभिवादन कर घर के अंदर चला गया। अब तक करुणा और पवन को महसूस हो गया था कि माया उनकी बातों में कोई रुचि नहीं ले रही है, इसीलिए व्यस्तता का बहाना बनाकर वो दोनों विदा हो गए। उन्हें विदा कर जब माया घर के अंदर गई तो उसने पाया कि राकेश बेडरूम में चादर ओढ़े लेटा है। माया ने आवाज़ दी तो वो उठकर बैठ गया और बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर और बदन में दर्द भी है। उसने माया से 2 डिस्प्रिन मांगकर खाई और फिर लेट गया। उसे लेटा छोड़ माया नौकरानी को रात को खाने के संबंध में निर्देश देने चली गई। जब वो लौटी तो राकेश बहुत गहरी नींद में सो रहा था। रात्रि के 9 बजे राकेश पानी पीने के लिए उठा। माया ने खाना खाने के लिए कहा तो उसने कहा कि मुझे जरा भी इच्छा नहीं है, तुम खा लो, मैं सोना चाहता हूँ। माया ने जैसे तैसे खाना निपटाया और वह भी सोने चली गई। अगले दिन सुबह राकेश सामान्य और स्वस्थ नजर आ रहा था और हमेशा की तरह नाश्ता कर दफ्तर चला गया। अभी माया अपना मैगजीन ले झूले पर बैठी ही थी कि करुणा का फ़ोन आया। क्या कर रही हैं माया जी? पकौड़े बनाए थे, आज जाइए साथ बैठकर चाय पियेंगे। माया को झुंझुलाहट तो बहुत हुई, परंतु संकोचवश वो इनकार न कर सकी। जब वो माया जी के यहाँ पहुँची तो करुणा ने बाहर निकलकर बड़े तपाक से उसका स्वागत किया और बैठक में ले गई। बैठक में पहले से विराजमान पवन जी खड़े होकर माया का अभिवादन किया।
इतनी सवेरे पवन को वहाँ देखकर माया से रहा नहीं गया। अरे पवन जी, इतनी सवेरे आप यहाँ? दरअसल हमारी संस्था के कुछ ऐसे केस जिनमें हमें सफलता मिल चुकी है, उनकी फाइलों में हमें फाइनल रिपोर्ट लगानी थी और उसके लिए मुझे माया जी की मदद की आवश्यकता थी। संयोग से आज इनके पास समय भी था, इसीलिए मैं फाइलें लेकर यहीं चला आया। औपचारिकतावश माया के मुंह से निकल गया, केस? किस प्रकार के केस? आपकी तो समाज सेवी संस्था है ना? माया का बोलना था कि पवन जी को अपनी संस्था की तारीफ का पिटारा खुल के सुनाने का मौका मिल गया। दरअसल क्या है, जब हम किसी पीड़ित महिला की मदद करने का बीड़ा उठाते हैं तो हम बाकायदा उसकी एक फाइल बना लेते हैं, उसमें पूरा केस, पूरी समस्या दर्ज करते हैं। इससे समस्याओं को समझने में भी आसानी होती है। जैसे जैसे समस्या सुलझती जाती है, हम उसमें अपनी उपलब्धियों को दर्ज करते जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि समस्या खड़ी हो उसके पहले ही हम उसे सुलझा लेते हैं। माया को हंसी आ गई। इसका क्या मतलब? समस्या खड़ी होगी तब तो पता चलेगा कि समस्या है, बिना समस्या जाने आप कैसे सुलझा पाएंगे? कभी फुर्सत में उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल पकौड़े आ गए हैं, इसीलिए चाय पकौड़े का आनंद लीजिए। माया ने देखा कि करुणा चाय पकौड़ों की ट्रे लेकर बैठक में दाखिल हो रही थी। चाय पकौड़ों के बीच पवन ने पूछा, और सुनाइए माया जी, राकेश बाबू के क्या हाल हैं? कल आप लोगों के जाने के बाद जब मैं अंदर गई तो राकेश चद्दर ओढ़े लेटे थे। पूछने पर बताया कि अस्वस्थ हैं और सर और बदन में भी दर्द है। मुझसे डिस्प्रिन मांग कर खाई और सो गए, खाना भी नहीं खाया। सुनते ही करुणा बोल पड़ी, अरे आप तबीयत कैसी है? अभी तो बिल्कुल ठीक है। सुबह उठे तो पूर्ण स्वस्थ थे, नहा धोकर अच्छी तरह से नाश्ता कर दफ्तर गए हैं। चलो शुक्र है, घबराने की कोई बात नहीं, पवन ने हौसला बंधाने वाले अंदाज में कहा। फिर दार्शनिकों जैसी मुद्रा बना के बोलना शुरू किया, माया जी आप अभी कुछ पूछ रही थी। ऐसा कैसे संभव है कि समस्या खड़ी होने से पहले पता चल जाए कि क्या समस्या हो सकती है? मात्र तर्क के उद्देश्य से अब आप कल की इसी घटना का विश्लेषण कर लें। माया ने सवालिया निगाहों से पवन की ओर देखा। मैं कुछ समझी नहीं, पवन ने समझाया। जी, इसे यूं ही समझें। आपने बताया कि जब आप अंदर गई तो राकेश बाबू चद्दर ओढ़े लेटे थे और आपसे डिस्प्रिन मांगकर खाई, यानी कि इतनी देर उन्होंने इंतज़ार किया कि जब आप आएंगी तो वो आपसे डिस्प्रिन मांगेंगे। वो डिस्प्रिन स्वयं भी तो ले सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि आपसे मांगने में कोई बुराई है, परंतु क्या यह संभव नहीं कि कहीं न कहीं राकेश बाबू के अवचेतन मन में ये हो कि ये काम तो माया की ही जिम्मे है, यह उसकी पहचान है, क्योंकि उसकी और कोई विशेष पहचान तो है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा भगवान न करे कि ऐसा हो, पर संभावना तो है ही। इतना कहकर अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए पवन ने अपनी नज़रें माया की ओर उठाई। पवन की इस बेसिर पैर की कल्पना पर माया को झुंझलाहट तो बहुत हुई, पर उसने हंसकर कहा, लगता है आप मुझसे भी ज़्यादा मैगजीन पढ़ते हैं। पवन ने भी हंस के कहा, मैं जानता हूँ मेरी बात कोरी कल्पना है और इसमें कोई तथ्य नहीं, परंतु जिनके घर में कभी चोरी ना हुई हो तो क्या वो भी एहतियातन घर के दरवाजे पर ताला नहीं डालते? इसी प्रकार एहतियातन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अपने घर परिवार से कितना भी संपन्न क्यों ना हो, अपनी कुछ न कुछ पहचान अवश्य बनानी चाहिए। ये मेरा अपना मत है, जो कि किन्हीं की नज़रों में गलत भी हो सकता है। इतना कहकर पवन एक क्षण को रुका, परंतु इससे पहले कि कोई उनकी बात पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करे, वो उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, चाय पकौड़ों के लिए धन्यवाद करुणा, अब मैं चलूँगा, अभी और कई जगह जाना है। पवन के रुखसत होने के कुछ ही देर बाद माया भी अपने घर चली आई और झूले पर बैठ मैगजीन पढ़ने की कोशिश करने लगी, परंतु पवन की बातों से भिन्नाई होने के कारण उसका मन नहीं लगा। पवन की बातें ना चाहते हुए भी जैसे उसके दिमाग में घर कर गई थी। अगले 3 दिन तक वो राकेश के व्यवहार पर विशेष ध्यान देती रही। अब उसे राकेश की हर बात पर लगता कि राकेश जानबूझकर अपने हर छोटे बड़े काम उसी से करवाता है। 3 दिन बीतते बीतते उसे पवन की बात सच लगने लगी कि राकेश के इस व्यवहार का कारण माया की कोई अपनी पहचान ना होना ही है। तीसरे दिन की शाम को ही उसने पक्का मन बना लिया कि बिना घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े वो कम से कम एक समाज सेविका की पहचान तो बना ही सकती है। चौथे दिन राकेश के दफ्तर जाते ही उसने करुणा को फ़ोन कर अपनी इच्छा बता दी। करुणा बड़ी खुश हुई
और अपनी संस्था के दफ्तर का पता बताते हुए बोली कि कल हम दोनों वहाँ चलेंगे और कागजी औपचारिकताएं पूरी कर आपको विधिवत मेंबर बना लेंगे। माया उत्साह से भर गई कि अब तो वह कुछ कमाकर राकेश की नज़रों में सम्मान हासिल करेगी। उसी उत्साह के नशे में नौकरानी को घर की सफाई के संबंध में निर्देश दे स्वयं अपनी पसंद की कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए बाजार की तरफ निकल गई। कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते हुए से ख्याल आया कि करुणा ने जो पता बताया था वो ये सामने सड़क की दूसरी तरफ ही तो है, क्यों न पवन जी से मुलाकात कर ली जाए। कॉफ़ी समाप्त कर वो पवन जी के दफ्तर को चल दी। हालांकि सुबह के 10 से ऊपर बज रहे थे, पर इमारत का बरामदा खाली पड़ा था। माया ने सोचा शायद अनावश्यक खर्च कम करने के उद्देश्य से चपरासी रखी ना हो। वो पवन जी के दफ्तर के दरवाजे पर ही पहुंची तो उसे लगा कि अंदर पवन जी किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। अभी वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि फ़ोन की बातचीत में अपना नाम सुनकर ठिठक गई और अनजाने ही वह बातें सुनने लगी। पवन जी किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि अरे हाँ हाँ सुजीत जी, वही माया जिनके बारे में मैंने बताया था कि मैंने उन्हें करुणा के यहाँ आते जाते देखा था और मौका देख मैंने उनके मन में पति के विरुद्ध संदेह का बीज बो दिया था। 3 ही दिन में उसमें से अंकुर फूट निकला। अभी अभी करुणा का फ़ोन आया था कि कल वो आ रही है हमारी संस्था की विधिवत सदस्य बनने। अब बस मैं 2-4 रोज तक उनके हर छोटे बड़े काम की वाहवाही करूँगा। जाहिर है कि करुणा मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी। फिर एक दिन मैं आपकी नारी उत्थान समिति और अपनी नारी कल्याण समिति की संयुक्त बैठक बुलाऊंगा। आपको करना यह है कि आपकी संस्था के बाकी लोगों को व्यस्त कर बैठक में अकेले ही हिस्सा लेना है, क्योंकि इस तरह की बात फैलनी नहीं चाहिए। मैं भी करुणा और माया के अतिरिक्त किसी को नहीं बुलाऊंगा। वहाँ मैं कोई बहाना ढूंढकर करुणा को हल्का सा झिड़क दूंगा। आप बैठक के बाद उन्हें शीशे में उतार लेना। मतलब कुछ इस तरह कहना कि पवन बेवकूफ़ है जो आप जैसी मेहनती सदस्य की कदर नहीं जानता। इस तरह सबके सामने उल्टा पुल्टा बोल देना वगैरह वगैरह। जब आपकी बातों से वह पूरी तरह भावुक हो जाए तो आप उन्हें मेरी संस्था छोड़ अपनी में उपाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रख देना, क्योंकि आपके यहाँ उपाध्यक्ष पद खाली है और उसके लिए आपको उनकी जैसी योग्य सदस्य की आवश्यकता है। ध्यान रहे, ये औरतें बड़ी जल्दी इरादा बदल लेती हैं, इसीलिए कि कहीं बाद में उसका इरादा ना बदल जाए। हो सके तो उसे त्याग पत्र वही लिखवा लेना जिसे मैं थोड़ी हील हुज्जत की बात स्वीकार कर लूँगा। बस उसके बाद तुम उसे अपनी संस्था की उपाध्यक्ष घोषित कर देना और अपनी बरसों की तमन्ना पूरी करना, यानी कि अपनी पसंद की उपाध्यक्ष के साथ ऐश करना। इधर मैं माया को उपाध्यक्ष बनाकर उसके साथ ऐश करूँगा। तुम्हारा काम तो आसान है, क्योंकि करुणा इस तरह के वातावरण की अभ्यस्त है, परंतु मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि माया पहली बार अपने घर से बाहर निकल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोस्ती में इतना तो कर ही सकता हूँ। बदले में तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी संस्था इस बार सरकारी अनुदान के लिए आवेदन ना करे, ताकि वो अनुदान हमारी संस्था को मिल सके। चिंता ना करो सुजीत भाई, यारों के साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐश करोगी। कुछ दिनों बाद माया, इसके आगे सुनने की ताकत माया में नहीं बची थी। उसका गला सूख रहा था और पैर काँप रहे थे। फिर भी वो किसी तरह अपने कांपते पैरों को संभालते बिना आवाज़ किए लौटकर सड़क पर आई और ऑटो रिक्शा कर घर आ गई। शाम को राकेश दफ्तर से आया तो वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। राकेश ने पूछा तो उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनकर राकेश बोला, उस दिन मुझे दफ्तर में 2-3 उल्टियाँ हुई थी। दरअसल मेरे दफ्तर में एक कर्मचारी के जन्मदिन की छोटी सी पार्टी थी। लगता है उस पार्टी में मैंने कुछ ऐसा खा लिया था जो कि हजम नहीं हुआ। मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे उल्टियाँ होने लगी। पास की डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर ने मेरी जांच की और उल्टी रोकने की दवा दी। उल्टी तो रुक गई, पर सर और बदन दर्द ना गया। डॉक्टर ने मुझे घर जाके आराम करने की सलाह दी और मैं घर चला आया। मैंने सोचा था कि आराम करने से दर्द चला जाएगा, इसीलिए घर आकर डिस्प्रिन या कोई दवा ना ली थी, परंतु दर्द के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए जब तुम कमरे में आई तो मैंने तुमसे डिस्प्रिन मांग कर खाई। तुम खुद देखो कि पति की डिस्प्रिन मांगने जैसी छोटी सी बात को एक धूर्त व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए किस तरह से तर्क द्वारा जोड़ तोड़ कर नारी शोषण की शुरुआत की समक्ष ला खड़ा किया, वो भी इतनी चालाकी से कि तुम जैसी विदुषी सी भ्रम का शिकार हो गई।
इसीलिए बेहतर है कि भ्रमात्मक परिस्थिति होने पर हम आपसी बातचीत के तथ्यों का खुलासा करें और सोच समझकर कोई कदम उठाए। कपड़े बदलने के लिए राकेश अपने कमरे में गया और ऑफिस के कपड़े उतारते हुए माया के साथ घटी घटना का विश्लेषण करने लगा। उसने अपने आप से तर्क किया कि ये तो ठीक है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों से हमें बच के रहना चाहिए, परंतु समाज में जो नासूर स्थापित हो चुके हैं उनका इलाज भी तो जरूरी है। कपड़े बदलती बदलती उसने उपाय भी सोच लिया। कपड़े बदल, बाथरूम से निपट। उसने एक फ़ोन मिलाया और एक संक्षिप्त सी बातचीत की। फ़ोन काट जब वह बाहर खाने की मेज पर आया तो माया ने शाम की चाय लगा दी थी। चाय का घूंट लेते हुए राकेश ने कहा, माया, आज तुम एक हादसे के बेहद करीब से गुजरी हो। ये दूसरी बात है कि कोई हादसा नहीं हुआ, परंतु पवन और सुजीत नाम के नासुर इस शहर में मजबूती से जमे हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात तो है, पर सतर्क रहने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, बुराई देखकर भी तटस्थ रहना अपराध है। नासूर का यदि इलाज ना किया जाए तो वो फैलता जाता है। कल कोई दूसरी महिला उनके चक्कर में। सुबह से अब तक हुई घटनाओं से परेशान माया को अब इस संबंध में बात करने में अड़चन महसूस हो रही थी। इसलिए उसने बात खत्म करने के उद्देश्य से बीच में ही टोकते हुए कहा, अभी मेरी मनोस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कुछ सोच पाऊँ। मुझे एहसास है, दरअसल मैंने कुछ सोचा है। राकेश बीच में ही बोल पड़ा, क्या? तुम्हें मेरा एक मित्र विनय तो याद होगा। कौन? वो डीएसपी विनय प्रताप। हाँ वही। वो गुप्तचर विभाग में एसपी होकर इसी शहर में आ गया है। अरे वाह! उसकी पत्नी श्वेता तो मेरी बहुत अच्छी मित्र थी। जानता हूँ, इसीलिए मैंने बिना तुमसे सलाह किए उन्हें रात्रि के भोजन पर बुला लिया है। ये सुनते ही माया उत्साहित हो उठी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अभी 5 बजा है, नौकरानी आती ही होगी। 7 बजे तक मैं नौकरानी के साथ मिलकर सब व्यवस्था कर लूँगी और फिर उसे उसके घर भेज दूँगी, ताकि हम जो भी बात करें उसे कोई बाहर वाला ना सुने। यह ठीक रहेगा। तभी नौकरानी आ गई और माया उसके साथ रसोई में व्यस्त हो गई। माया की मुस्तैदी के कारण करीब 7 बजे जब विनय और श्वेता आए तो नौकरानी अपना काम समाप्त करके अपने घर जा चुकी थी। सब एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। पहले चाय का दौर चला और उसी दौरान राकेश ने माया के साथ गुजरा सारा किस्सा विनय को कह सुनाया। सारी बात सुनकर विनय हंसकर बोला, लगता है भगवान हम पर मेहरबान हैं। राकेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? दरअसल पुलिस को कुछ महिलाओं की शिकायत मिली थी, पर कोई सबूत न होने के कारण पुलिस कोई कार्यवाही करने में असमर्थ थी। इसीलिए ये केस हमारे विभाग को सौंप दिया गया था। तब से हमारा विभाग सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है, परंतु इन संस्थाओं में घुसने का कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था। आज ये अवसर आया है तो इसे हम हाथ से जाने नहीं देंगे। हमारे 2 एजेंट पति पत्नी के रूप में यहीं पास में ही रहते हैं। मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। उनसे मिलकर पूरी योजना बना लेते हैं कि कैसे क्या करना है। इतना कहकर विनय ने मोबाइल से फ़ोन कर गुप्तचर विभाग के उन दोनों एजेंट पति पत्नी को बुला लिया। 1 घंटे के अंदर एक खूबसूरत चाक चौबंद जोड़े ने आकर विनय और बाकी सबका अभिवादन किया। विनय ने परिचय कराया, राकेश, ये है ऑपरेशन के मुख्य किरदार मिस्टर अमित चावला और श्रीमती रूपा चावला। मेरे विचार से बेहतर यही है कि अभी तुम भी इन्हें इसी नाम से जानो। परिचय के बाद सबने साथ खाना खाया और खाने के दौरान ही पूरी योजना तय कर ली गई। अगले दिन जब करुणा माया को अपनी संस्था का मेंबर बनाने के लिए ले जाने हेतु आई तो माया के साथ वहाँ मिसेज रूपा चावला भी मौजूद थी। उन्हें देखते ही माया तपाक से बोली, आइए करुणा, इनसे मिलिए। यह है मेरी बहुत पक्की सहेली मिसेस रूपा चावला, यहीं पास ही रहती हैं। ऐसे वक्त में जब करुणा अपने नए शिकार को अपने दफ्तर ले जाने के लिए आई थी, वह किसी और को देखकर मन ही मन थोड़ी अव्यवस्थित नजर आने लगी। शायद सोचने लगी कि अब इसकी वजह से दफ्तर पहुंचने में देर होगी। फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अनमना सा अभिवादन किया। इधर माया अपनी धुन में बताई जा रही थी कि रूपा के पति अमित का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है, पर मेरी तरह इन्हें किताबें पढ़ने का शौक तो है नहीं। इसीलिए मन बहलाने के लिए ये अभी तक बाल विद्या मंदिर में पढ़ाती थी। करुणा के कानों में पहले मन बहलाने के लिए और फिर पढ़ाती थी। शब्द जैसे ही पढ़े वैसे ही उनके कान खड़े हो गए। सोचा, लगता है एक और मुर्गी फंसी। चौंकने का अभिनय करते हुए बोली, पढ़ाती थी से क्या मतलब?
छोड़ दिया क्या? अब इतने बड़े आदमी की बीवी कहाँ तक प्राइमरी स्कूल के मैनेजमेंट का अंकुश बर्दाश्त करती। एक दिन इन्हें कुछ बात नागवार गुजरी तो मुझसे आके कहा कि मैं नौकरी छोड़ना तो चाहती हूँ पर संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती। आप तो जानती ही हैं कि इस घर में खाली ही रहती हूँ। मैंने कहा, प्रिंसिपल से बात कर लो, तुम्हारी जगह मैं कर लूँगी। इन्होंने बात की। अभी यही कोई 3 हफ्ते पहले तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, पर इन 3 हफ्तों में बात आई गई और हो गई। स्वभाव से लापरवाह होने के कारण अनायास ही मैं इस बात को भूल ही गई थी और इसलिए मैंने आपसे आपकी संस्था का मेंबर बनने की हामी भी भर दी थी। कल कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हो जाने के कारण मैं शाम को डाक देखना भूल गई थी। अभी सुबह इन्होंने आकर मुझे नौकरी मिलने की बधाई दी तो मैं चकराई कि मुझे तो कुछ सूचना मिली ही नहीं। फिर मैंने डाक देखी तो ये लेटर मिला। माया ने टेबल पर पड़ी नियुक्ति पत्र के लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहना ना होगा कि यह नियुक्ति पत्र भी कल रात बनाई गई योजना के क्रियाकलापों का हिस्सा था। तभी रूपा ने बात आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूछा, ये तुम किस संस्था का मेंबर बनने की बात कर रही थी माया? करुणा तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार ही बैठी रहती थी। तुरंत बोल पड़ी, ये एक समाज सेवी संस्था है, नारी कल्याण समिति में इस संस्था की उपाध्यक्ष हूँ मैं। हम समाज में किसी भी कारण से पीड़ित किसी भी महिला की मदद करने को तत्पर रहते हैं। जाहिर है कि इसके लिए हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास अतिरिक्त समय हो। ये सुनते ही माया ने जोड़ा, हाँ रूपा, यह बात सही है। मैं तो अब नौकरी में व्यस्त हो जाऊंगी और तेरा समय कैसे कटेगा? मेरे विचार से तो तेरे लिए काम बहुत अच्छा है। चूँकि समाज सेवा है अतः कोई नौकरी जैसा अंकुश तो है नहीं। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने खाली समय का सदुपयोग करना है। करुणा ने पवन जी को मोबाइल पर सब वस्तु स्थिति स्पष्ट की और रूपा के बारे में बताया। फोन पर मिली इस सूचना से पवन जी मन ही मन थोड़े झुंझलाए, पर प्रत्यक्ष में औपचारिकतावश रूपा से मिलने की इच्छा प्रकट की। मिलने पर रूपा चावला की खूबसूरती देख उनकी झुंझलाहट जाती रही और रूपा चावला नारी कल्याण समिति की मेंबर बनी। उस समय अपने व्यस्त कार्यक्रम से 2 मिनट का समय निकाल उनके व्यापारी पति अमित चावला भी आए और इस खुशी में 1 लाख के अनुदान का चेक पवन जी के हाथ में थमा। व्यस्तता के कारण ज़्यादा देर न रुक सकने के लिए माफ़ी मांग हाथ मिलाकर चल दिए। रूपा ने इस बात पर नाराज़गी भी जाहिर की और उनके जाने के बाद उदास हो जाने का ऐसा शानदार अभिनय किया कि पवन जी को लगने लगा कि इन पति पत्नी में दूरियां पैदा करना बेहद आसान होगा। यानी कि ये मुर्गी न सिर्फ सोने का अंडा देगी बल्कि हलाल भी आसानी से होगी। इधर पुलिस की पूरे महकमे यानी कि वर्दी और बिना वर्दी दोनों विभागों ने अपना चक्रव्यूह रचना शुरू किया। इस शक्तिशाली चक्रव्यूह की रचना इतनी वास्तविकतापूर्ण थी कि किसी को भनक तक नहीं लग सकती थी कि ये वास्तविक ना होकर पुलिस का जाल है। इस जाल में बाल विद्या मंदिर भी शामिल था। माया बाकायदे वहाँ पढ़ाने जाती थी। जाहिर है किसी को ये शक होने की गुंजाइश भी नहीं होती कि ये पुलिस वाले हैं। बड़े व्यापारी की बिगड़ी बीवी रूपा ने दूसरे ही दिन नारी कल्याण समिति के दफ्तर में अपने बैठने की जगह की लाइटिंग, मेज, कुर्सी वगैरह में तमाम नुक्स निकाले और पवन जी से बड़े ही विनम्रता से वो सब अपने पैसे से ठीक करवाने की पेशकश की तो रूपा नाम की इस खूबसूरत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की बात वे टाल ना सके। अगले ही दिन गुप्तचर विभाग के एजेंट बड़े बिजली मिस्त्री वगैरह बनकर आए। ना सिर्फ रूपा जी के बैठने की जगह की लाइटिंग ठीक की और मेज कुर्सी बदली बल्कि पवन जी के लिए भी नई मेज कुर्सी लगा गए। कहना ना होगा कि इसी बहाने पूरा दफ्तर छोटे छोटे वीडियो कैमरों और माइक्रोफोन से सज्जित हो गया और उनकी वायरलेस सुविधा से यहाँ होने वाली सभी क्रियाकलापों की लगातार रिकॉर्डिंग गुप्तचर विभाग में होने लगी। चंद ही दिनों में इस दफ्तर के तमाम फर्जी व नाजायज कार्यों, करुणा और पवन जी की आपत्तिजनक तस्वीरों व वीडियो सहित तमाम मसाला पुलिस महकमे के पास इकट्ठा हो गया। विश्लेषण से यह भी जाहिर हुआ कि करुणा और पवन जी की ये तस्वीरें और वीडियो लगभग प्रत्येक 10 बजे दिन के आसपास के थे। रविवार यानी छुट्टी का दिन। जाहिर है कि उस दिन आवश्यक कार्यवश दफ्तर में सिर्फ करुणा और पवन ही होते थे। इस दफ्तर को ताला डलवा देने के लिए यह सब पर्याप्त था, पर पुलिस महकमे की योजना तो नारी उत्थान समिति के भी बेनकाब करने की थी, जिसका सिर्फ एक ही तरीका था और वो था मौके का इंतजार। खैर,
वो दिन भी आया जब अपनी योजनानुसार धूर्त पवन ने दोनों संस्थाओं की संयुक्त बैठक का आयोजन किया और उसमें किसी मामूली सी बात पर करुणा की थोड़ी रुखाई से आलोचना कर दी। उसी शाम नारी उत्थान समिति के सुजीत जी करुणा से मिलने उनके घर जा पहुंचे और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए पवन जी के व्यवहार की निंदा की तो करुणा की आंखें भर आई। लोहा गरम देख सुजीत जी बोले, करुणा, नारी उत्थान समिति का कार्य बहुत बढ़ गया है और अकेले मुझसे संभलता नहीं है। मैं बहुत दिनों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरा हाथ बटा सके। बहुत ढूंढने पर भी मुझे आपके मुकाबले का कोई नहीं मिला। आप यदि मेरी संस्था में शामिल होना चाहें तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। करुणा असमंजस में पड़ गई क्योंकि वो जानती थी कि पवन जी से उनके जिस प्रकार के संबंध थे उस प्रकार के संबंध वाले लोग नाराज होने पर बदनाम भी कर सकते हैं। यही सोचकर बोली, जी मैं इतनी सी बात पर संबंध बिगाड़ना नहीं चाहती। इस पर सुजीत जी तपाक से बोले, इसमें संबंध बिगाड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप पवन जी से बात कर लें, उन्हें बताएं कि मैं आपको अपनी संस्था में संयुक्त अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत करना चाहता हूँ। मेरे विचार से आप पदोन्नति की बात पर वो मना नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर सुजीत जी जाने के लिए खड़े हो गए और हाथ जोड़कर गर्म लोहे पर आखिरी चोट की। अब आज्ञा दीजिए। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी संस्था में आपको मेरी मातहत का नहीं बल्कि मेरी बराबरी का स्तर प्राप्त होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप पवन जी से बात कर लें, सोच विचार लें और तब मुझे सूचित करें। सुजीत जी के जाने के बाद करुणा रात देर तक इसी उधेड़-बुन में रही कि पवन जी से चर्चा करी या नहीं। अंत में संयुक्त अध्यक्ष के पद के प्रलोभन ने जोर मारा और उन्होंने पवन जी से बात करने का निश्चय किया। जाहिर है कि पवन जी को कोई ऐतराज़ तो ना होने वाला था। ना हुआ और करुणा नारी उत्थान समिति की संयुक्त अध्यक्ष के पद पर आसीन हो गई। उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। रूपा के पास जाकर अपने नए दफ्तर की तारीफों के पुल बांध दिए। रूपा ने मुबारकबाद देते हुए कहा, बड़ी खुशी की बात है, एक दिन हमें भी अपना दफ्तर दिखाइए। करुणा खुश होकर बोली, क्यों नहीं, जब चाहो। रूपा ने मजबूरी जताते हुए कहा, आपके जाने से काम इतना बढ़ गया है कि इतवार के अलावा कोई खाली दिन नहीं मिलता है। करुणा गर्व से बोली, अरे तो क्या हुआ, आखिर मैं संयुक्त अध्यक्ष हूँ, एक चाबी मेरे पास भी रहती है, कोई समस्या नहीं, इतवार को ही चलना। रूपा यही तो चाहती थी। करुणा के जाने के बाद उसने अपने विभाग को सूचित कर नारी उत्थान समिति के दफ्तर में लगाने के लिए सूक्ष्म कैमरे व माइक्रोफोन हासिल कर लिए। इतवार को करुणा आई और रूपा को दफ्तर दिखाने लिवा ले गई। उन्होंने रूपा को बड़े उत्साह से अपना दफ्तर दिखाया। दफ्तर देखते समय उनकी नज़र बचाकर रूपा के दक्ष हाथों ने उपयुक्त स्थानों पर कैमरे और माइक्रोफोन छिपा दिए, जो कि वे अपने लेडीज़ बैग में छिपा कर ले आई थी। वैसे भी रूपा को इस काम में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि करुणा दफ्तर दिखाने में इतनी मगन थी कि रूपा क्या कर रही है इसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। वहाँ से लौट के रूपा ने अपने विभाग को सूचित किया और इस तरह नारी उत्थान समिति में होने वाली सभी क्रियाकलापों की लगातार रिकॉर्डिंग भी पुलिस महकमों को प्राप्त होने लगी। पथभ्रष्ट करुणा को अपनी उदारता द्वारा शीशे में उतारने में धूर्त सुजीत को अधिक समय नहीं लगा। इधर करुणा के जाते ही पवन ने रूपा को उपाध्यक्ष बना दिया और समय समय पर उसकी प्रशंसा करना और उसके पति के उसके मन में शंकाएं उत्पन्न करने का काम भी प्रारंभ कर दिया। रूपा ऐसे मौक़ों पर यही जताती जैसे पवन जी की बातें उसे सोचने पर मजबूर करती है, और यही नहीं, काफ़ी कुछ वो उन बातों से सहमत भी नजर आती। जल्द ही अमित को उसके विभाग ने सूचित किया कि उनके पास दोनों दफ्तरों से संबंधित तमाम फर्जी व नाजायज कार्यों के कच्चे चिट्ठे ही नहीं बल्कि करुणा और पवन के अलावा अब करुणा और सुजीत की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी उपलब्ध हैं। नारी कल्याण समिति की ही भांति ये तस्वीरें और वीडियो भी लगभग प्रत्येक रविवार 10 बजे के दिन के थे। यानी कि अब पुलिस के पास इन दोनों दफ्तरों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त कारण और सबूत हैं। शनिवार के दिन अमित और दूसरे अधिकारी सारे सबूत का विश्लेषण में लगे थे कि तभी रूपा ने खबर दी कि पवन जी ने उसे कल यानी रविवार को कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए दफ्तर बुलाया है। अमित का माथा ठनका, क्योंकि माया को भी इसी प्रकार पवन ने रविवार को ही बुलाया था। उधर नारी उत्थान समिति के आज के वीडियो विश्लेषण से भी यह ही जाहिर हो रहा था कि करुणा और सुजीत भी रविवार को अपने दफ्तर जाएंगे। महकमे के बड़े अधिकारियों की तुरंत बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अब देर करना ना तो संभव है,
क्योंकि इससे रूपा को खतरा हो सकता है, ना ही इसकी कोई आवश्यकता है। अतः कल यानी रविवार को दोनों दफ्तरों में छापा मारकर इस प्रकरण का अंत कर दिया जाए। अगले दिन सुबह होने से पहले ही सादा कपड़ों वाली पुलिस और गाड़ियों ने दोनों दफ्तरों की घेराबंदी कर ली। सुजीत करीब 9:30 बजे अपने दफ्तर आया था, परंतु उतावले पवन भड़कीले कपड़ों में सजे धजे करीब 9:15 बजे ही आकर अपने दफ्तर में जम गया था। रूपा करीब 10 बजे आई। दफ्तर से थोड़ा पहले ही उसने अपनी कार रोककर छापा मार दस्तों को और अपने मोबाइल में पहले से ही सेट पहला सिग्नल देकर दफ्तर के अंदर जाने के बारे में पूछा। दस्ते से सकारात्मक सिग्नल मिलने पर उसने कार आगे बढ़ाकर दफ्तर के सामने रोकी। उधर पुलिस दस्ते ने दूसरे पुलिस दस्तों को जो सुजीत के दफ्तर के बाहर घेराबंदी किए था उसे प्रथम सिग्नल दे दिया ताकि वो भी छापे के लिए सतर्क हो जाए, क्योंकि दोनों दस्तों को ये निर्देश था कि दोनों दफ्तरों पर जहां तक हो एक साथ छापा मारा जाए। रूपा सामान्य ढंग से दफ्तर में घुसी। दुआ सलाम के बाद पवन ने उसे कुछ काम बताए तो वो अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगी। पर जैसे कि उम्मीद थी 10 या 15 मिनट के अंदर पवन उसकी सीट के पास आकर खड़े हुए और कुछ समझाने लगे। समझाने की प्रक्रिया में वो उसके करीब से करीब तर होते जा रहे थे। रूपा ने छापा मार दस्ते को अपने मोबाइल से दूसरा यानी छापा मारने को तैयार होने का सिग्नल दे दिया था और वो पवन की अगली हरकत का इंतजार कर रही थी। उसका दिल ट्रेन की इंजन की तरह धड़क रहा था, जबकि उसे पता था कि इस दफ्तर में होने वाली प्रत्येक हरकत पुलिस अपने स्क्रीन या मॉनिटरों पर लगातार देख और रिकॉर्ड कर रही है। पवन ने जब देखा कि इतना करीब आने के बावजूद रूपा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो उसे उसकी स्वीकृति मानकर अपने प्यार के इजहार के साथ साथ कुछ बेजा हरकत भी कर बैठे। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी पवन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रूपा का थप्पड़ उनके गाल पर पड़ा और पुलिस के छापा मार दस्ते ने धड़धड़ाते हुए दफ्तर में प्रवेश किया। पवन को अपना गाल सहलाने का भी मौका नहीं मिला और वह गिरफ्तार हो गए। कहना ना होगा कि लगभग इसी समय पुलिस के दूसरे दस्ते ने नारी उत्थान समिति के दफ्तर में छापा मारकर सुजीत और करुणा को आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से।